हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप सब लोग मस्ती से होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जेई मेन का एग्जाम 2021 के लिए अब खत्म हो चुका है और सारे बच्चे पूरे जोश और खरोश से, मेरी उम्मीद है कि आईटी जेई एडवांस 2021 के लिए तैयार हो गए होंगे। और मेरे ख्याल से अपनी प्रिपरेशन को भी, अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छी तरीके से चालू कर दिया होगा। मुझे भी पता है और आपको भी पता है, ये अच्छी तरीके से पता है कि अब जो बचा है दैट इज 3 अक्टूबर तक का टाइम, जो कि काफी अब कम समय बच्चों को लग रहा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आती होगी चीज कि अब ये जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन है, ये बहुत ज्यादा असर डालने वाली है उन बच्चों के लिए जो जे एडवांस में एक अच्छी रैंक चाहते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए हमें जे एडवांस के लिए, और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि 3 अक्टूबर को जो है हमारी रैंक जो है वो बेस्ट रैंक आए? इसके लिए ऐसी क्या स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी चाहिए, और ऐसे जो बच्चे जो पिछले साल एग्जामिनेशन दिया है, उसके पिछले साल एग्जामिनेशन दिया है, वो ऐसी क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं बिटवीन जेई मेन एंड जेई एडवांस, सो दैट कि उसका जो जेई एडवांस का एग्जामिनेशन है वो काफी अच्छा जाए। तो इन सारी चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि अगर हमने अभी तक जेई एडवांस की प्रिपरेशन या स्ट्रेटजी तैयार नहीं करी है, तो अब ये राइट मोमेंट है कि हम इस स्ट्रेटजी को तैयार करें। तो एक एक पॉइंट को बड़े ही ध्यान से, अच्छी तरीके से सुनिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए और इसके हिसाब से ही काम कीजिए। और जब आप इसके हिसाब से काम कीजिएगा, देन यू विल फील कि सारी चीजें जो हैं वो बहुत अच्छी होगी। अभी सबसे पहली चीज क्या है कि आपको अपने माइंडसेट को दुरुस्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही माइंडसेट है जो आगे आपको जे एडवांस के एग्जामिनेशन में विजय पताका आपका फहराने वाला है। तो माइंडसेट में हमें ऐसा क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हम जिस तरीके से अपना रास्ता बनाना चाहें, बिल्कुल वो बना सकते हैं, राइट? तो अभी क्या है कि बहुत दिनों से बच्चे जो हैं जेई मेन का एग्जाम देते 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 इतना व्यस्त हो चुके हैं कि अब सारे एग्जामिनेशन उनको लगता है कि जेई मेन फॉर्मेट के ही ना आ जाए। मतलब 4 एग्जामिनेशन हमने जेई मेन कर दिया है, कुल मिला के हमने मॉक टेस्ट भी जेई मेन कितने सारे दिए हैं, और एनटीए वालों ने भी 4 जेई मेन ले लिए हैं। तो कुल मिला के वो भी एक तरीके से पूरा टेस्ट सीरीज टाइप का ही लगने लग गया होगा। तो जिन बच्चों ने चारों अटेम्प्ट दिए होंगे, तो उनके मतलब खून में, उनके दिमाग में, उनके नस नस में हर एक क्वेश्चन जो है वो जेई मेन के स्टेटस का दिखेगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको अब ये समझना है कि अभी जो जेई एडवांस है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट फॉर्मेट एग्जामिनेशन है। इसका जेई मेन से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है। जेई एडवांस में जो सवाल आते हैं वो काफी मैच्योर सवाल आते हैं। इक्के दुक्के सवाल ऐसे हो सकते हैं जो सिंगल कॉन्सेप्ट सवाल हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सवालों में कोशिश ये होती है जेई एडवांस वालों की कि उसमें कुछ, हम अगर कैलकुलस का सवाल बना रहे हैं तो उसमें कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डाल दें। अगर हम कुछ नॉर्मल कोई भी अगर हम फंक्शन का सवाल बना रहे हैं तो उसके साथ साथ परमुटेशन कॉम्बिनेशन को भी इन्वॉल्व कर दें। मतलब मल्टीपल चैप्टर से क्वेश्चंस को बनाते वक्त ध्यान दिया जाता है कि उसके कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करें। तो यानी सबसे पहली जरूरत क्या है कि माइंडसेट को आप चेंज कीजिए। क्योंकि अगर माइंडसेट चेंज नहीं होगा, आप जेई मेन के आसपास अगर टहलते रहें, घूमते रहें, तो यकीन मानिए कि जे एडवांस बिल्कुल बर्बाद होने वाला है। अभी अब सबसे पहले ये चीज समझिए कि उस माइंडसेट में क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है। माइंडसेट में सबसे पहली चेंज करने की जरूरत यह है कि अभी थ्योरी के ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं करेंगे। अभी हमें समझना पड़ेगा कि हमें अपने वीक टॉपिक्स को छोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए वो सिंगल करेक्ट के आसपास ना होकर मल्टीपल करेक्ट के आसपास हो। साथ ही साथ हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इंटीजर टाइप के सवालों को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, मैथ्स दो कॉलम्स को हम हैंडल कर रहे हो। क्योंकि जो जेई एडवांस होगा वो इन सब चीजों में ज्यादा आपसे प्रश्न पूछने वाला है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सवाल आपको आता है, कॉन्सेप्ट सबको आते हैं, सब कुछ आते हैं, बट फॉर्मेट ऐसा सेलेक्ट कर लिया गया कि मल्टीपल करेक्ट कर दिया गया, और एक ऐसा चीज था जो जहां हम कंफ्यूज थे और वहां पे हमारे से गड़बड़ हो गई। तो इस तरीके की चीजें अमूमन देखी गई हैं, बच्चे करते हैं। यानी कि सबसे पहली चीज क्या होगी कि माइंडसेट को बिल्कुल चेंज करना। क्या जेई मेन की तरह का पेपर आने वाला है? बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं। हमारे को जो सवाल आएंगे वो जेई एडवांस में आएंगे, जो कि बहुत सारी चीजों को मिलाकर पूछा जाता है। तो फिर क्या करने की जरूरत होगी? तो माइंडसेट में आपको बहुत क्लियर हो गया
कि अब उन सारे सवालों को करना छोड़ दें जिसके लिए जो हम जेई मेन के लिए करते रहते हैं, थ्योरीज पढ़ना और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उसको छोड़ दें, क्योंकि अब मैक्स लर्निंग आपकी कहां से होगी, मैक्सिमम लर्निंग कहां से होगी, बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम। सॉल्विंग प्रॉब्लम ही आपको गाइड करने वाला है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और उसको हमें किस तरीके से ठीक करना है, उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। तो फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल आपको मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट है कि आपको अब आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और साथ ही साथ अपने मॉडरेट टॉपिक्स। किन दो टॉपिक्स को हमें अब आइडेंटिफाई करना है इन एवरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तीनों में हमें कौन कौन से करने हैं आइडेंटिफाई, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और मॉडरेट टॉपिक्स। लिख लो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और मॉडरेट टॉपिक्स। सर वीक टॉपिक्स का क्या करना है? बेटा वीक टॉपिक्स के लिए आपके पास इतना समय नहीं रह गया है। अगर आपको लगता है कि नहीं वीक से मॉडरेट के जोन में है तो उसको मॉडरेट में रख लो, समझ में आएगा, वीक में मत डालो। लेकिन कोशिश ये करो कि आप वीक टॉपिक के पीछे नहीं पड़े, क्योंकि आईआईटी जे के एग्जामिनेशन में जो आपको आता है उसको सही करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा वो है जिसको मान लो कि 3 सवाल आते हो और उसने तीनों के तीनों कर दी, और एक सब बच्चा वो है जिसके 5 सवाल आते थे और उसने 5 में से 4 गलत कर दिए किसी किसी वजहों से। तो सोचिए किसका सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि जे एडवांस इज नाउ बेसिकली फोकस्ड ऑन योर एक्यूरेसी और नॉलेज डेप्थ। यानी कि आपको अब ये तय करना पड़ेगा कि जो भी चीज आपको आती हो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आती हो और उसको आप अच्छी तरीके से एकदम बिल्कुल करेक्टली कन्वर्ट करने का मादा रखते हो। यानी कि हमें अब सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स पे अपन को फोकस करना है इन एवरी सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, किस पे रखना है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स उसको आइडेंटिफाई करें और दूसरा वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई मॉडरेट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें। समझ में आएगा। और मेरा मानना है कि अगर कोई ऐसा वेटेज वाला बहुत हाई वेटेज वाला आपके वीक में पड़ रहा है तो भाई आपको थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन अगर दिख रहा है कि वीक भी है, इतना वेटेज नहीं भी आता है, तो हम उसको छोड़ने में ही विश्वास रखें। समझ में आएगा। क्योंकि 100% करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो हम कर सकते थे बेटा वो भी हम नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो डू नॉट गो फॉर 100% राइट नाउ। हाँ, जो बिल्कुल टॉप 10 में अपनी लड़ाई रखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से टॉप 10 में शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके कोई भी टॉपिक अभी वीक होगी, मतलब सब एक पर्टिकुलर लेवल तक तो होंगे, तो उनके लिए एक डिफरेंट तरीका है अपना काम करने का। बट जो मोस्टली बच्चे हैं जो कि अगर चाहते हैं कि भाई हम टॉप 50 से जो थोड़े से इधर की साइड हैं, तो उनको इन सब चीजों के पीछे ध्यान देना पड़ेगा कि आपको वीक टॉपिक्स को तो हटाना पड़ेगा। नहीं तो वीक टॉपिक्स पे अगर आप फोकस करना चालू किया तो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक और जो मॉडरेट टॉपिक है वो भी कहीं आउट ऑफ टच ना हो जाए, और जिसकी वजह से जो आप सिलेक्शन एक अच्छा सिलेक्शन ले सकते थे बेटा वो सिलेक्शन आपका मिस नहीं हो। तो इट इज वेरी 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 एडवाइजेबल एट दिस स्टेज कि यू मस्ट गेट रिड ऑफ योर वीक टॉपिक्स। हाँ, कुछ अगर ऐसा वीक टॉपिक है जो जिसमें जैसे आपको लगता होगा नहीं सिर्फ फॉर्मूले में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो भाई देखो अब फॉर्मूले में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, एक बार देख लो फॉर्मूला, बस इतना कर लो, समझ में आएगा। यानी उसके पीछे बहुत ज्यादा भागने दौड़ने की जरूरत अब आपको नहीं पड़नी चाहिए। समझ में आ गया। अब हमें ज्यादा से ज्यादा जे एडवांस के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 कि अब हमें ज्यादा से ज्यादा जे एडवांस के ऊपर क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। तो जे एडवांस के जो पीवाईक्यूज है वो कर सकते हैं। अगर आपने अपने मटेरियल में, जैसे हमारे न्यूक्लियस के मटेरियल में एक्सरसाइज 5 और 6 होता है, तो उसमें अगर लगता है कि कुछ आपने सवाल सेलेक्ट कर रखे हैं तो उसको आप कर सकते हो। समझ में आएगा। तो बस इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एक स्टेज तक तो हम पीवाईक्यूज कम से कम कंप्लीट कर लें जे एडवांस के। लग रहा है कि नहीं सर रट रट के चटनी बन गया है सर, एकदम जो है सब सर 2-3 बार 4-4 बार कर लिए हैं, अब जो है सर ये करने से ऐसा लगता है कि रटा हुआ फीलिंग आ रहा है। तो आपको याद होगा कि न्यूक्लियस ने स्कोर बूस्टर करके एक किताब निकाली है, तो जो न्यूक्लियस का स्कोर बूस्टर किताब है उससे सारे टॉपिक्स करने की जरूरत नहीं है, इन टॉपिक्स को आप करके देख सकते हैं। उसमें बिल्कुल आपको न्यू सवाल भी मिल जाएंगे और आपका एक तरीके से टेस्ट भी हो जाएगा, राइट। तो आपको ये कर सकते हैं और पीवाईक्यूज कर सकते हैं साथ ही साथ। बट ये फिर से उनको लिए एडवाइजेबल है जो लगता है कि जिनको बिल्कुल याद हो गया है, रट लिया है, बस उनके लिए एडवाइजेबल। नहीं तो बाकी बच्चों के लिए मेरा अभी भी सेम एडवाइस है कि वही करें जो किया है, उसके अलावा कुछ ना करें। यानी कि एक्सरसाइज 4 पीवाईक्यूज, मतलब जो जेई एडवांस का है एक्सरसाइज 4 एंड पीवाईक्यूज बोथ आर व्हाट सेम। एक्सरसाइज 5 एंड एक्सरसाइज 6 के चुनिंदा सवाल जो लगते हैं कि जे एडवांस में आ सकते हैं या आपसे सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट में हुए थे, उन सवालों को आप करने पे जोर डालिए, राइट। अगली चीज जो है उसमें अपन को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज मॉक टेस्ट।
कम से कम आपको इस महीने में कम से कम 8 मॉक टेस्ट या 6 मॉक टेस्ट, 6 से 8 मॉक टेस्ट जरूर करने चाहिए। यू मस्ट बी डूइंग एटलीस्ट 6 to 8 मॉक टेस्ट, और उससे कम तो बिल्कुल मत कीजिए। और एक चीज को और ध्यान रखिए कि अपनी स्ट्रैटेजी को इन मॉक टेस्ट में इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि गए और कुछ भी करना चालू कर दिया। मेक श्योर यू हैव स्ट्रेटजी व्हेन यू गो इनटू द एग्जामिनेशन, यू आर गोइंग विद अ स्ट्रेटजी एंड यू आर ट्राइंग टू एक्चुअली अप्लाई दैट स्ट्रेटजी। द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रेटजी इज गोइंग टू बी कि कम समय में ज्यादा मार्क्स फेच करना है। यानी कि अगर कोई सवाल में आप अटक रहे हो तो उसको छोड़ के आगे बढ़ने की जो कला है उसको अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा। इनफैक्ट जो क्वेश्चन सेलेक्टिविटी है कि आप पहले कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो या नहीं करते हो, उस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि द एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस दोस्त। और अगर आपका कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग के मोमेंट में अगर अच्छा बिल्ड कर रहा है तो धीरे धीरे आप देखोगे कि एग्जामिनेशन बहुत अच्छा है। और इन केस अगर आप स्टार्टिंग में कुछ ऐसे सवालों में अटक गए जिसने आपका ज्यादा टाइम खा लिया और आप उस तरह के ट्रैक में फंस गए, तो मेरा मानना है कि फिर आगे चल के उसका कॉन्फिडेंस पे बिल्कुल नेगेटिव असर होता है। तो इन केस अगर कभी आप ऐसे सवालों में फंस जाए जो लग रहा है कि अब 2 मिनट में आ जाएगा, ऑलरेडी 5 मिनट दे चुके हैं, अभी भी लग रहा है कि 2 मिनट में आ जाएगा, ऑलरेडी 5 मिनट दे चुके हैं, अभी लग रहा है कि 1-2 और मिनट लग रहा है, तो भाई ऐसे सवालों को पूर्ण विराम दे दें, आगे बढ़ें, क्योंकि आगे भी बहुत सारे सवाल हैं, उनको भी करने पे जे एडवांस में सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा। यानी कि देखो, मैं तो क्या कहता हूं ना कि हमेशा हमें ऐसा सोचना चाहिए कि एक लेवल तक हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऐसे स्टार्टिंग में कुछ स्ट्रेटजी बना लें कि सिलेक्शन पक्का कर लिया। जिसके लिए मैं क्या कहता हूं कि जनरली कोशिश करो कि जो भी ऑर्डर आप पहले से फॉलो करते हो वो ऑर्डर फॉलो करते रहो। अगर आप पहले फिजिक्स करते हो फिर केमिस्ट्री करते हो फिर मैथ्स करते हो, या पहले फिजिक्स करते हो फिर मैथ्स फिर केमिस्ट्री करते हो, जो भी ऑर्डर फॉलो करते हो, मेक श्योर यू आर फॉलोइंग दैट ऑर्डर। हर एक पार्ट को पहले 45 मिनट ही दें, 40 मिनट ही दें, उससे ज्यादा ना दें। उस 40 मिनट में ये इंश्योर कीजिए कि मैक्सिमम सवाल जो आप कर सकते थे वो कर लिया है। एक बार नहीं, मैक्सिमम सवाल जो आप कर सकते थे वो कर लिया, यानी कि सिलेक्शन तो पक्का हो गया गुरु। अब इसके बाद हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो बचे हुए 20 मिनट हैं उसमें हम अच्छी रैंक फोड़ने की कोशिश करें। तो एक बार क्या होता है, पूरा पेपर अगर आपकी आंखों से चला जाता है तो आपको पता चल जाता है कि कहां पे इजी है कहां पे टफ है। तो अब आप उसके हिसाब से सवालों को कीजिएगा, तो मेरा मानना है कि आपको एक तो टाइम कम लगेगा, आपकी स्ट्रेटजी बेटर हो चुकी होगी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल होगा, तो अब आप जो है रैंक को बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव कर पाएंगे। तो टेस्ट में हमेशा हर एक टेस्ट में स्ट्रेटजी के साथ जाए। टेस्ट के आने के बाद रोना धोना मचाने से पहले उसकी एनालिसिस जरूर कर लो। आई हैव सीन वेरियस स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, जिन्होंने अगर अच्छे से एनालिसिस करना सीख लिया अपने पेपर का तो टॉप 100 में आ जाते हैं। मतलब बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे जो 500 के भी आगे बिल्कुल ठिका जाते हैं, समझ में आएगा। लेकिन उन्होंने लास्ट मोमेंट में जब उन्होंने जो एनालिसिस है हर एक पेपर का बहुत अच्छी तरीके से कायदे से किया और अपनी गलतियों से सबक लेते गए लेते गए लेते गए लेते गए, तो अल्टीमेटली उन्होंने अपने आप को इतना रिफाइंड और पॉलिश कर लिया कि टॉप 100 के अंदर आ गए, जो कि एक टीचर को भी बड़ा अमेजिंग लग रहा है कि यार इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, 2 सालों से पढ़ा रहा हूं, ऐसा टॉप 100 वाला तो इसमें वो दिखा नहीं। लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में गया है टॉप 100 में आ गया बच्चा। क्यों? क्योंकि उसमें एक अच्छी क्वालिटी पैदा कर ली। क्या अच्छी क्वालिटी पैदा कर ली भाई साहब? कि उसने हर एक टेस्ट का एनालिसिस करना चालू कर दिया। जब टेस्ट का एनालिसिस करना चालू कर दिया, उसको उसकी वीकनेस पता चल गई, क्योंकि अब जो है आपकी वीकनेस कौन बतलाने वाला है? आपका टेस्ट बतलाने वाला है। आपका टेस्ट आपकी वीकनेस बताने वाला है, उसके थ्रू अपन को गाइड होना है। इस एक एरर बुक बनाएं अब एक लास्ट महीने में, और कोशिश करें कि अब जो एरर्स हो रही हैं उसको लिखें और अच्छी तरीके से लिखें, सो दैट कि हम जब लास्ट में या कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो उस एरर बुक को एक बार रिव्यू कर ले कि भाई उस एरर बुक में हमें पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या चीजें गलत करते हैं हम, और उस चीज में हम सुधार ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं। तो गलतियों को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है अपने रैंक को इंप्रूव करने के लिए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अपन को सबसे पहले अब सोचना पड़ेगा कि हम रैंक को इंप्रूव करने के लिए हर एक पेपर का एनालिसिस करें, कोई भी पेपर बेजा नहीं जाने दें। ऐसा ना हो कि गए, दिया, रोना चालू कर दिया, पेपर फेंक दिया, कोई मतलब नहीं बेटा फिर उस पेपर को देने का। जब तक हम उसमें से कुछ अपनी इंप्रूवमेंट के लिए सबक नहीं निकाल के ले जाते हैं तब तक बहुत मुश्किल है। कोशिश कीजिए कि हर एक एग्जाम के बाद कोई ऐसे 5 पॉइंट्स बनाएं, 5 ऐसे सूत्र बनाएं जो अगले एग्जाम तक फॉलो करें, जो कि आपको अपनी गलतियों से पता चला कि मैं ये करता हूं, और उस तरीके से उन 5 सूत्रों पे, 5 पॉइंट्स पे, 5 प्रिंसिपल्स पे आप अगले एग्जामिनेशन तक काम कीजिए, ताकि उसको देखिए कि उस पैरामीटर को आपने बेहतर बनाया या नहीं बनाया। जब उस पैरामीटर को आप बेहतर बना लोगे मेरे दोस्त, तो मेरा मानना है
कि धीरे धीरे आप एक महीने में बहुत ज्यादा सुधार लेकर आ सकते हो। नेक्स्ट चीज है कि अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को फिक्स कर लो। अब मतलब कोशिश करो कि भाई हम 11 बजे तक तो सो ही जाएं, समझ में आ गया। और सुबह जो है हम 7-8 घंटे की नींद ज्यादा ज्यादा, अब थोड़ा सा एक आध घंटा बढ़ा भी सकते हो, या मतलब 6 से 7 घंटे के आसपास सो सकते हो, समझ में आएगा। और उसके हिसाब से फिर बायोलॉजिकल क्लॉक को फिक्स कर लो, ठीक है ना। नहीं तो आगे चल के बेटा बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, अब मत करना, ठीक है ना। कि बायोलॉजिकल क्लॉक को गड़बड़ करना। और एक चीज और अपन को अब ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी तरह का भी डिस्ट्रैक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा महंगा हो सकता है। तो चलो यूट्यूब छोड़ देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया बाकी तो अपन बिल्कुल बंद कर दें। यूट्यूब के लिए भी करें कि एक फिक्स टाइम कर लें, समझ में आएगा। फिक्स टाइम कर ले तो बेटर रहेगा। यूट्यूब के अलावा और कोई भी अलग देन यूट्यूब डिस्ट्रैक्शन है तो भाई हाथ जोड़ के थोड़ा सा दूर रहिए, समझ में आएगा, ज्यादा बेहतर है। लाइफ बन जाएगी तो सबका भला होगा, राइट। तो सबसे पहले ये कोशिश करेंगे हम, मेरे ख्याल समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं। तो सोशल मीडिया से अपन दूरी बना लें अब बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब क्या होता है ना, लास्ट के टाइम एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा प्रेशर होता है यार। मतलब मैंने भी फेस किया है जब मैं भी आईआईटी कर रहा था, और जनरली बच्चे फेस करते ही करते हैं। मतलब इतने दिन से पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो लगता है कि यार जो होना था वो तो हो ही गया है, अब क्या कर सकते हैं, एक महीने के अंदर क्या हो सकता है, ऐसा इतना क्या चेंज आ जाएगा, समझ में आएगा। ठीक है, सिलेक्शन थोड़ा बहुत डगमगा जाएगा अगर मतलब 500 में आने होंगे तो अच्छा 1000 में आ जाएंगे, कुछ ऐसा। मतलब मन में ऐसा द्वंद्व चलता रहता है, पता नहीं कहाँ से आता है, लेकिन आदमी है, सब लोग एक ही तरीके से बिहेव करते हैं अंडर सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन। तो बेटा ये हो सकता है कि मन में 2-4 बार आ जाए कि यार इतना तो पढ़ लिया, अब कितना पढ़ूं महीना, अब ऐसा मतलब होता होएगा, समझ में आएगा। बट आई विल सजेस्ट यू वन थिंग कि देखो बेटा, जैसे ही इस तरह की चीजें मन में आए ना, इसको बिल्कुल 2 सेकंड में बिल्कुल गायब कर देना। मतलब इसमें ज्यादा टाइम मत लेना कि भाई हम थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, थके हुए हैं, ठीक है ना। रिलैक्स करो, जैसे कि मैंने आपको बोला भी 7 घंटे आप सो सकते हो अब, मतलब ठीक है, मतलब 7 घंटे तो आप सो सकते हो, मतलब थोड़ा सा फ्रेश होने के हिसाब से भी। और 7 घंटे आप नींद निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अब 7 घंटे से ज्यादा भी नींद निकालना बेकार होगा, समझ में आएगा। तो 7 घंटे ऑप्टिमम नींद निकालिए, अच्छे से पढ़िए, फ्रेश करके रखिए अपने आप को, बर्नआउट मत होने दीजिए, समझ में आएगा। ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट में जाने से पहले आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ, किसी एंजाइटी को मत रखो। अब इस तरह की चीजें आपको डेली वो करनी पड़ेगी। आए माइंड के अंदर, जाए माइंड से, उसके ऊपर विचार नहीं करना है, उसके ऊपर 5 मिनट तक मंथन नहीं करना है। आए जाए चलता है। हाँ, आके टिक गया, आधा घंटा टिक गया मतलब 1 घंटा बर्बाद हो गया, 1 घंटा टिक गया मतलब 5 घंटे बर्बाद हो गया। मतलब सिंपल सा समीकरण है, मतलब फिट इक्वेशन है। तो अपन को इस चीज को हमेशा अपन को ध्यान रखना पड़ेगा मेरे दोस्त, समझ में आ गई मेरी बात। तो आई होप आप सब लोग मेरी बातों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। हाँ, कुछ अगर ऐसा लगता हो कि भाई सर इस पे भी थोड़ी सी बात कर लीजिए, क्योंकि अब देखो क्रूशल समय आ गया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि आप किसके ऊपर चाहते हो कि मैं कोई वीडियो बनाऊं और आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर पाऊं, ठीक है ना, इस चैनल के माध्यम से। तो लास्टली यही कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिन बच्चों ने, जरूर से इसको सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखें और मस्ती से पढ़ाई करें, फोड़ के आना है ये सबसे पहले ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।